ये जो आपका पट्ट चित्र है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है उड़ीसा राज्य का जो है एक पारंपरिक कपड़ा आधारित जो ये आपका चित्रकला शैली है। तो ऑप्शन बी उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में और यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका ये पूछा जाता है कि पट्ट चित्र के चित्रकारों की पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे जो आपका चित्रकार जो आपका कहा जाता है, उड़ीसा का कौन सा गांव जो है पट्टचित्र के लिए विरासत शिल्प गांव के लिए के रूप में भी जो आपका प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो रघुराजपुर जो गांव है ना, ये विरासत शिल्प गांव के रूप में भी जो ये आपका प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। पट्टचित्र में कैनवास आमतौर पर किसका आपका बना होता है। तो देखिए ये जो आपका कैनवास है ना, ये आपका इमली के बीज और चौक पाउडर से तैयार सूती कपड़ा का जो ये आपका बना होता है। इसके अलावा परीक्षा के लिए अन्य अगर राज्य के महत्वपूर्ण लोक कला सूची की बात कर ले, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मधुबनी चित्रकला के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य का है। वर्ली चित्रकला के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का है। फोर्ड पेंटिंग के बारे में पूछा जाए तो ये आपका राजस्थान राज्य का है। पट्टचित्र के बारे में पूछा जाए जो कि आपका पूछा गया था, ये आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा का और कौन कौन सा है, तो ये सौरा चित्रकला भी है, ओडिसी कढ़ाई भी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो ये कालीघाट पेंटिंग के बारे में पूछा जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। कलमकारी पेंटिंग के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। पिथोरा के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका गुजरात राज्य का है। गोंड चित्रकला के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। सांची कला के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। सोहराई और कोहबर के बारे में चित्रकला के बारे में पूछा जाए तो ये आपका झारखंड राज्य का है। हिमाचल प्रदेश का आपका कांगड़ा चित्रकला है। केरल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका देखिए कलमे जूथू हो गया। इसके अलावा पुलकी कली, ये सारे आपके केरल राज्य के जो ये आपके पेंटिंग है। बसोली पेंटिंग के बारे में पूछा जाए तो ये आपका जम्मू कश्मीर का है। चितारा और कसूती के बारे में पूछा जाए तो ये आपका कर्नाटक राज्य का है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा जो है ना, ये आपका किस वर्ष लागू हुआ था, जिसने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फेरा का जो ये आपका स्थान लिया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि फेमा को जो है ना, ये आपका भारतीय संसद द्वारा जो है 29 दिसंबर 1999 को जो आपका पारित किया गया था। इसलिए इसे आपका फेमा 1999 भी जो आपका कहा जाता है। और प्रभावी तिथि के बारे में अगर बात कर ले तो ये जो आपका कानून है ना, ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है 1 जून 2000 से जो ये आपका लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए फेरा जो है एक आपका सख्त और नियामक यानी रेगुलेटरी कानून था जो विदेशी मुद्रा को जो है सीमित मानता था। इसके विपरीत अगर फेमा का उद्देश्य पूछा जाए तो ये फेमा जो है एक आपका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान को जो है ना उदार बनाने के लिए जो आपका बनाया गया है। और इसके अपराध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ऑफेंस की बात कर ले तो ये फेरा के तहत नियमों का उल्लंघन जो है ना एक आपका आपराधिक अपराध जो है ये आपका मतलब कि माना जाता था। जबकि फेमा के तहत इसे आपका सिविल ऑफेंस यानी दीवानी अपराध जो ये आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे मतलब पूछा गया होगा कि फेमा को किस वर्ष आपका पारित किया गया था, तो आपका 1999 में आपका पारित किया गया था। फेमा आपका आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ था अगर क्वेश्चन में पूछा गया होगा तो फिर आपका 2000 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न जिस प्रकार से भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। यहाँ से एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका ये पूछा जाता है कि धाराओं की संख्या के संबंध में फेरा और फेमा के बीच मुख्य अंतर आपका क्या है। तो ये फेरा और फेमा के बीच जो आपका मुख्य अंतर है ना, ये आपका फेरा में 81 धाराएं थी, जबकि फेमा में जो है ये आपका 49 धाराएं हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। किस सरकार के कार्यकाल में जो है फेरा को आपका निरस्त किया गया था और फेमा जो है आपका लाया गया था। तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जो है इसे आपका फेरा को निरस्त किया गया था और फेमा को जो आपका लाया गया था। फेमा में भारत में निवासी होने का दर्जा भारत के कितने दिनों तक रहने के आधार पर जो आपका निर्धारित किया जाता है। तो आपका पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिन या फिर उससे अधिक के बाद जो है आपका निर्धारित किया जाता है था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि लद्दाख को आधिकारिक तौर पर जो है ना कि आपका 31 अक्टूबर 2019 को जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका बनाया गया था। और किस अधिनियम के तहत, तो ये जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो है ना इसे आपका केंद्र शासित प्रदेश जो आपका बनाया गया था। और राजधानी के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए लद्दाख की जो राजधानी है ना, ये आपका लेह और कारगिल इस केंद्र शासित प्रदेश की जो है ये आपका संयुक्त राजधानियां है। पृष्ठभूमि की बात कर ले
तो देखिए इससे पहले आपका जो लद्दाख था ना, ये आपका जम्मू और कश्मीर राज्य का जो है मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश का जो ये आपका हिस्सा था। और लद्दाख अब भारत का जो है सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। लद्दाख का राज्य पशु कौन सा, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये लद्दाख का जो आपका स्टेट एनिमल है ना, ये आपका हिम तेंदुआ है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में आपका 2019 आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा था कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना अपनी निर्वाचित विधानसभा, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत के वर्तमान में आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका विधानसभा है। और वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो एक आपका दिल्ली है, सेकेंड आपका पुडुचेरी और थर्ड आपका जम्मू कश्मीर। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये आपका विधानसभा है, जिसमें दिल्ली में आपके 70 विधानसभा की सीटें हैं। और इसे आपका 69वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1991 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है विधानसभा जो है आपका प्रदान किया गया था। और अन्य विकल्प की बात कर लो, देखिए चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, इसके अलावा मतलब कि दादरा और नगर हवेली, इनमें आपका विधानसभा नहीं है। वहाँ का प्रशासन जो है ना, ये आपका सीधे जो है ये आपका राष्ट्रपति द्वारा जो आपका नियुक्त उपराज्यपाल या फिर प्रशासक के माध्यम से जो आपका चलाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में आपका जो वो दिल्ली दिया गया था, तो ऑप्शन सी दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अब एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आगे के शिफ्टों में बन सकते हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जो है दिल्ली को विधानसभा आपका प्रदान किया था। तो ये आपका 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जो कि आपका वर्ष 1991 में हुआ था। इसी अधिनियम के द्वारा दिल्ली को विधानसभा जो आपका प्रदान किया गया था। भारत में विधानसभा वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अगर ये पूछा जाए तो आपका पुडुचेरी था, जो कि आपका 1963 में जो है ये आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश जो आपका बना था। क्या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आपके भाग ले सकते हैं? तो हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य जो है ना, ये आपका भाग लेते हैं, जो कि आपका 17वें संविधान संशोधन में जो आपका कहा गया है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 239 के तहत जो है ना दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है नगर पालिकाओं के गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, कि आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 243 के अकॉर्डिंग जो है ना प्रत्येक राज्य में जो है आपके 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का जो है आपका गठन किया जाता है। और वो 3 प्रकार के नगर पालिका कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला आपका नगर पंचायत है, जो कि आपका ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए जो आपका गठन किया गया है नगर पंचायत का। दूसरा आपका जो वो नगर परिषद है, जो कि आपका छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए है। और तीसरा आपका नगर निगम है, जो कि आपका बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए जो आपका गठन किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो नगर पालिकाओं के गठन का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 243 में जो आपका किया गया। तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, जैसे कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है नगर पालिका से आपका संबंधित है। तो देखिए 74वां जो संवैधानिक संशोधन था ना, जो कि आपका वर्ष 1992 में हुआ था और 1993 में जो आपका लागू हुआ था, ये जो अधिनियम है ये आपका नगर पालिका से आपका संबंधित है। नगर पालिका के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था और इसमें कितने विषय थे। तो ये नगर पालिका के लिए जो है आपका संविधान में 12वीं अनुसूची को जो आपका जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में जो है ये आपके 18 विषय हैं। संविधान के अनुसार नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये आपका 5 वर्षों का होता है। नगर पालिका में SC और ST और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का जो उल्लेख है ना, ये आपका किस अनुच्छेद में आपका किया गया है। तो ये SC ST और महिलाओं के लिए सीटों का जो आरक्षण है ना नगर पालिका में, ये आपका अनुच्छेद 243 में जो ये आपका किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना किसी राज्य में आपका प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन जो है आपका लगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब किसी राज्य की सरकार जो संवैधानिक तंत्र के अकॉर्डिंग जो है ना कार्य करने में अगर आपका विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो है ना अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य का प्रशासन अपने हाथों में जो है आपका ले सकते हैं। और इसे आपका राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल भी जो आपका कहा जाता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 365 के तहत भी जो है
राष्ट्रपति शासन जो है आपका लगाया जा सकता है। यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में आपका विफल रहता है तो आपका राष्ट्रपति शासन जो आपका लगाया जाता है, जो कि आपका अनुच्छेद मतलब कि 356 के तहत जो ये आपका लगाया जाता है। तो मतलब कि ये आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को जो है ना संसद के दोनों सदनों द्वारा कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये आपका 2 महीने के भीतर जो आपका अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितनी अवधि के लिए जो आपका बढ़ाया जा सकता है, तो आपका 3 वर्ष यानी प्रत्येक 6 महीने में संसदीय अनुमोदन के साथ जो है ना ये आपका बढ़ाया जा सकता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो आपका पंजाब में 1951 में जो आपका लगाया गया था। भारत में वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका अनुच्छेद 360 है। और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो आपका अनुच्छेद 352 है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति यानी वेजिटेशन का विस्तार सबसे बड़े क्षेत्र पर पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत में जो आपका ये जो आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का जो विस्तार है ना, ये सबसे बड़े क्षेत्र पर जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ना, ये भारत की सबसे व्यापक वन है और ये उन क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है ना ये आपका 70 सेंटीमीटर से आपका 200 सेंटीमीटर के जो ये आपका बीच होता है। और ये उन शुष्क गर्मियों के दौरान लगभग आपका 6 से 8 सप्ताह के लिए जो है ना अपनी पत्तियां जो ये आपका गिरा देते हैं। और इन्हें आपका 2 भागों में भी आपका बांटा गया है। एक आपका आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा आपका शुष्क पर्णपाती वन। ये 2 भागों में जो आपका बांटा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में और यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत की उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन से वृक्ष प्रजाति सबसे प्रमुख है, तो ये आपका टीक यानी सागौन जो ये आपका सबसे प्रमुख है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को सामान्यतः किस नाम से आपका जाना जाता है, तो इन्हें जो आपका मानसूनी वन के नाम से जो आपका जाना जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से किन राज्यों में आपके पाए जाते हैं, तो ये आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्टर्न घाट्स स्लोप्स में जो है यानी पश्चिमी घाट के ढलान में जो है ये आपके आर्द्र पर्णपाती वन जो ये आपका मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सैंडलवुड यानी चंदन जो है ये आपका किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो ये चंदन जो है ना ये आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती का ही जो वन का ही जो आपका उदाहरण है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि अप्रैल 2025 में चीन के मकाऊ में आयोजित इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को जो है ना मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेता जो आमिर खान है ना, इन्हें आपका मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया था, जो कि आपका चीन के मकाऊ में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आमिर खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आमिर खान को ये जो पुरस्कार है ना, ये सिनेमा में उनके वैश्विक प्रभाव और 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्मों के माध्यम से जो है कॉमेडी में उनके योगदान के लिए जो आपका दिया गया है। और चीन में उन्हें आपका जो है अंकल मी के नाम से भी जो है ये आपका मतलब कि जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चीन में अंकल मी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका आमिर खान को आपका जाना जाता है। और इस कार्यक्रम में उन्होंने जो है ना लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन नामक पैनल चर्चा में भी जो आपका भाग लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि नवंबर 2025 में 60वां जो अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ के जो है ना ये आपका रायपुर जिले में जो है आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका 3 दिवसीय उच्च स्तरीय सम्मेलन था, जो कि आपका 28 से 30 नवंबर 2025 तक नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM रायपुर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी अध्यक्षता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो इसका उद्घाटन जो आपका किया था। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय यानी थीम पूछा जाए तो आपका विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस यानी विकसित भारत सुरक्षा आयाम जो है इसका मुख्य विषय रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना का जो है ना पैरामीटर यानी मानक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि SDI की गणना जो है ना ये आपका UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है
तीन मुख्य संकेतक यानी इंडिकेटर्स के आधार पर जो आपका किया जाता है, और वो तीन मुख्य संकेतक कौन कौन से हैं? तो ये पहला आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य है, जो कि आपका जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा जो आपका मापा जाता है। दूसरा आपका एजुकेशन यानी शिक्षा है, और ये आपका स्कूली शिक्षा के जो है ना औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष द्वारा जो आपका मापा जाता है। तीसरा आपका लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर है, और यह आपका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई पर कैपिटा द्वारा जो आपका मापा जाता है। एक ऑप्शन में आपका पॉवर्टी लाइन यानी निर्धनता रेखा आपका दिया गया था। तो ये गरीबी रेखा का जो उपयोग है ना, ये व्यक्तिगत देशों द्वारा आर्थिक स्थिति मापने के लिए जो आपका किया जाता है, ये आपका एसडीआई स्कोर निकालने के लिए जो ये आपका नहीं किया जाता है। तो यही ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी पॉवर्टी लाइन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एचडीआई से और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा संगठन जो है मानव विकास रिपोर्ट आपका जारी करता है? तो ये आपका यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ना, ये आपका एसडीआई रिपोर्ट जो आपका जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है, ये किसने विकसित किया था? तो ये आपके महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया था। एसडीआई का स्कोर अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होता है? तो ये आपका 0 से 1 के बीच जो है आपका होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2025 में एसडीआई का अगर भारत का मतलब कि रैंक पूछा जाए तो देखिए 6 मई 2025 को यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट जो आपका 2025 को आपका जारी किया गया, जो कि आपका 2023 के आंकड़ों पर जो आपका आधारित था। इसमें भारत का जो रैंक है ना, ये आपका 130वां रहा है। भारत का स्कोर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका 0.685 जो ये आपका रहा है। और भारत को किस श्रेणी में आपका रखा गया है? तो इसे जो आपका मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मध्यम मानव विकास की श्रेणी में जो आपका रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपके तीनों शब्द है ना प्रस्तावना में, ये आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जो आपका जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका आपातकाल के दौरान जो है ना इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो आपका लाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना केवल एक बार ही जो आपका संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि किस मामले में ये आपका स्थापित किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का जो ये आपका अभिन्न अंग है। तो देखिए 1973 का जो आपका केशवानंद भारती मामला है ना, इसी मामले में ये आपका स्थापित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का जो ये आपका अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंगा जो आपका फहराते हैं और राष्ट्र को भी जो आपका संबोधित करते हैं। और ये जो परंपरा ये आपका 1947 में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी लाल किला आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर पूछा जाए कि आपका ध्वजारोहण जो है ये किसके द्वारा आपका किया जाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा आपका किया जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण जो है ना ये कहाँ पर किया जाता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये आपका कर्तव्य पथ जिसका पुराना नाम आपका राजपथ था, यहाँ पर जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ना, ये मुख्य रूप से क्यों की थी, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ना, ये लगभग आपका 1575 ईस्वी में जो है मुख्य रूप से एक सुसंगठित केंद्रीकृत सैन्य और नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है ये आपका किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है आंसर होगा। अब आगे के चैप्टर में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो ये आपका डेक्कन ट्रैप यानी प्लेट्यू रीजन, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, इन क्षेत्रों में जो है ना काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो आपका पाया जाता है। काली मिट्टी किन खनिजों से आपका भरपूर होती है? तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना से जो है ना ये आपका भरपूर होता है। शुष्क मौसम के दौरान काली मिट्टी में गहरी दरारें क्यों पड़ जाती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अत्यधिक महीन कणों और नमी की कमी के कारण जो मिट्टी के वातन में मदद करता है ना, जिसके कारण जो है आपका मिट्टी में गहरी दरारें भी जो है ये आपका पड़ जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका बायो से था कि यदि लाल फूल वाले पौधे और सफेद फूल वाले पौधे के बीच जो है ना आपका क्रॉस यानी संकरण कराने पर गुलाबी फूल वाली संतान उत्पन्न होती है, तो ये आपका आनुवांशिकी के जो है ना
किस नियम या फिर प्रक्रिया का उदाहरण ये आपसे पूछा गया था? तो देखिए ये जो आपका अनुवांशिकी के जो है ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता के नियम का जो ये आपका उदाहरण है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं अब आपको बता दूं कि अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी जो होते हैं ना आपके एलील यानी डोमिनेंट एलील अप्रभावी एलील को पूरी तरह से जो है आपका दबा नहीं पाता है, और परिणाम स्वरूप आपका होता क्या है ना कि दोनों के मिश्रण से एक नया आपका मध्यवर्ती लक्षण जो ये आपका प्रकट होता है, और ये आपका मेंडल के जो है प्रभाविता के नियम का एक आपका अपवाद यानी एक्सेप्शन भी है। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आपका उदाहरण है ना, ये आपका कौन सा है, जो आपका स्नैपड्रैगन और मिराबिलियस जलापा में जो ये आपका देखा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे के शिफ्ट में और यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता को F2PD में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए फेनोटाइपिक अनुपात जो है ना F2PD में जो है ये आपका 1:2:1 का होता है। पूर्व प्रभाविता की खोज सबसे पहले किस पौधे में आपका किया गया था? तो ये आपका मिराबिलिस जलापा जो कि आपका क्लॉक प्लांट है, इस पौधे में जो आपका किया गया था। इसके अलावा सह प्रभाविता यानी को डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता से जो है कैसे आपका भिन्न है यानी अलग है? तो देखिए सह प्रभाविता में जो है ना दोनों लक्षण जो एक साथ आपका दिखाई देता है, जबकि आपके जो मतलब कि अपूर्ण प्रभाविता होता है ना इसमें आपके आपस में जो ये आपके मिल जाते हैं। तो ये जो आपका मतलब कि इन दोनों में जो आपका भिन्न होता है, क्या अपूर्ण प्रभाविता से विसंयोजन का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है अभी भी आपका मान्य है? तो हाँ बिल्कुल आपका मान्य है, क्योंकि युग्मक निर्माण के दौरान जो है ना एलील अभी भी जो आपके अलग होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि पर्यावरण संरक्षण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहां पर आयोजित किया गया था, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पर्यावरण संरक्षण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है ना ये आपका 1972 में स्टॉकहोम में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ना आपका 5 से 16 जून 1972 पर्यावरण पर जो आपका पहले वैश्विक जो आपका प्रयास था, और इसी सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना भी जो आपका किया गया था। और इसी सम्मेलन की याद में जो है ना आपका प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस भी जो आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आपका स्थापना किया गया था, तो ये आपका UNEP का किया गया था। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। किस शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी आपका जाना जाता है? तो देखिए 1992 का रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को जो है ना ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। UNEP का अगर आपसे हेडक्वार्टर यानी आपका मुख्यालय पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो देखिए UNEP का जो मुख्यालय है ना ये आपका नैरोबी केन्या में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए CPU का सबसे पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और कंप्यूटर में CPU का जो मुख्य कार्य है ना ये कंप्यूटर को प्राप्त होने वाले निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस को जो है ये आपका प्रोसेस करना, डेटा को आपका संसाधित करना, और कंप्यूटर के सभी भाग यानी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर को जो है ना संचालन को जो आपका नियंत्रित करता है। और CPU को ही जो ये आपका कंप्यूटर का जो है ना आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क भी जो आपका कहा जाता है, जो कि आपका इनपुट लेकर जो है उसे उपयोगी जानकारी यानी आउटपुट में भी जो ये आपका बदलता है। तो ये आपका CPU का जो मुख्य कार्य होता है ये आपका क्या होता है? तो आपका निर्देशों को प्रोसेस और निष्पादित करना, ये जो इसका मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि CPU के कितने आपके मुख्य घटक होते हैं? तो इसके आपके 3 मुख्य घटक होते हैं, और वो 3 कौन कौन से? तो एक आपका ALU होता है जो कि आपका इसका फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कि आपका गणना और तार्किक का कार्य जो आपका करता है। दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट होता है जो कि आपका कार्यों को आपका निर्देशित करता है। तीसरा आपका रजिस्टर होता है जो कि डेटा को अस्थायी भंडारण का जो आपका कार्य करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि मानव शरीर में पूर्ण पाचन के बाद प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मानव शरीर में पूर्ण पाचन के बाद प्रोटीन जो है ना ये आपका अमीनो अम्ल में जो है आपका परिवर्तित हो जाता है। तो अमीनो एसिड ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे कि आमाशय यानी पेट में प्रोटीन का पाचन शुरू करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका पेप्सिन एंजाइम है।
प्रोटीन के पूर्ण पाचन का मुख्य स्थल कौन सा अंग है? तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आपका छोटी आंत है। प्रोटीन निम्नलिखित में से किसका आपका बहुलक यानी पॉलीमर श्रृंखलाएं होता है? तो देखिए प्रोटीन जो है ना ये आपका एमिनो एसिड्स का जो ये आपका बहुलक होता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन का वह कौन सा विशिष्ट घटक यानी गैस है जो वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट में जो है ना ये आपका नहीं पाया जाता है? तो ये आपका नाइट्रोजन गैस जो है आपका नहीं पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में फोर्स यानी बल का जो ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा गया था। तो ये फोर्स का आपका सूत्र क्या होता है? फोर्स इक्वल टू ma होता है। मास का आपका क्या होता है? ये आपका kg होता है। एक्सेलरेशन का आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो फोर्स का एक तो आपका न्यूटन भी होता है और kg डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो ऑप्शन में आपका kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि बल की सीजस इकाई और न्यूटन के साथ इसका क्या संबंध होता है, तो ये बल का जो सीजस इकाई है ना ये आपका डाइन होता है और एक न्यूटन इक्वल टू जो है 10 टू द पावर 5 डाइन्स होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका स्प्रिंग बैलेंस यानी कमानीदार तुला का जो ये आपका प्रयोग किया जाता है। बल जो आपका किस प्रकार का एक आपका राशि है? तो देखिए बल जो है यानी फोर्स जो है ना एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें आपका परिणाम और दिशा जो है ये आपका दोनों होता है। बल का अगर आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये फोर्स का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना ये आपका m1 L1 T-2 होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि मार्च 2025 में महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां जो सत्र है ना ये आपका 10 से 21 मार्च 2025 तक जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इस वर्ष के सम्मेलन का जो आपका मुख्य केंद्र है ना ये बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच यानी 1995 की 30वीं वर्षगांठ की समीक्षा और मूल्यांकन करना था। और इस सत्र की अध्यक्षता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इस सत्र की जो अध्यक्षता है ना ये आपका सऊदी अरब के द्वारा जो आपका किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपका मतलब कि कहाँ पर आयोजित किया गया था ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपका न्यूयॉर्क में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में और यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपका बन सकता है, जैसे कि प्रश्न ये बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग की स्थापना ये आपका किस वर्ष में हुआ था? तो आपका वर्ष 1946 में जो आपका किया गया था। यूएन वुमेन की वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है जिन्होंने आपका CSW 69 में जो आपका भाग लिया है? तो ये आपका सीमा बेहोश है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन 3 देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को जो है भारतीय नागरिकता देने का जो आपका प्रावधान करता है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो है ना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से है? तो देखिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको जो है ना अवैध प्रवासी जो है आपका नहीं माना जाएगा और वे भारतीय नागरिकता के लिए भी जो है ये आपके पात्र होंगे। और ये अधिनियम जो है उन लोगों के लिए नागरिकता की प्रक्रिया को आपका तेज करता है जिन्होंने इन देशों में आपका धार्मिक उत्पीड़न का जो वो आपका सामना किया है। यानी जो आपका नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत आपके 3 देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का जो प्रावधान है ना ये आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हैं। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे के चैप्टर में और यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपका बन सकता है कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत पात्रता के लिए कटअप तारीख आपका क्या था? तो ये आपका 31 दिसंबर 2014 था। CAA के तहत कितने विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय को आपका शामिल किया गया? तो ये आपका 6 विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय को जो आपका शामिल किया गया और वो 6 आप विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय का नाम आप देख सकते हैं। 2019 ने किस मूल अधिनियम में आपका संशोधित किया है? तो ये आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो है ये आपका अधिनियम किया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपका CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है ना किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र पर आपका लागू नहीं होता है? तो एक तो आपका ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो कि आपका 6th शेड्यूल के अंतर्गत भी जो आपका आता है और जो आपका इनर लाइन परमिट के एरिया के अंडर भी आता है ना, इन सारे क्षेत्रों पर जो है जनजातीय क्षेत्रों पर जो आपका लागू नहीं होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत में रेल मंत्री की जो नियुक्ति है ना ये किसके द्वारा आपका किया जाता है? ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भारत में रेल मंत्री की जो नियुक्ति है ना ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका किया जाता है और ये जो नियुक्ति है
ये प्रधानमंत्री की सिफारिश यानी सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत जो आपका किया जाता है। तो मतलब कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री आपके कौन थे? तो ये आपके जॉन मथाई थे। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में आपके भारत के जो रेल मंत्री है ना, ये कौन है, ये आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। केंद्रीय रेल मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये आपके राष्ट्रपति के प्रति जो ये आपका उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है ना आपका पद जो आपके धारण करते हैं। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये आपका ममता बनर्जी थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत का लगभग 3/4 जूट उत्पादन अकेले जो है ये आपका किस राज्य में होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भारत का लगभग 3/4 या उससे अधिक जो आपका जूट का जो उत्पादन है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल जो है ना देश का सबसे बड़ा आपका जूट उत्पादक जो आपका राज्य है। दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए, यानी जो पश्चिम बंगाल में आपका कुल उत्पादन है ना लगभग आपका जूट का 70 से 80% हिस्सा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल अकेले जो ये आपका योगदान देता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। जूट को किस लोकप्रिय नाम से आपका जाना जाता है? तो इसे आपका गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा के नाम से जो आपका जाना जाता है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका वेस्ट बंगाल को रिसरा में जो आपका स्थापित किया गया था। और कब? तो आपका 1855 में जो आपका स्थापित किया गया था। भारत में जूट क्षेत्र का कौन सा संगठन विनियमित करता है? तो ये आपका जूट कमीशन ऑफिस यानी जूट बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ना ये आपका विनियमित करता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल के बाद जो है ना ये आपका बिहार राज्य, और बिहार के बाद आपका कौन सा राज्य आता है? तो ये आपका असम राज्य आता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन और प्रथम गायन शैली कौन सा माना जाता है? ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन और प्रथम गायन शैली जो है ना ये ध्रुपद को जो ये आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी ध्रुपद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ध्रुपद का जो उल्लेख है ना ये आपका नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी जो आपका देखने को मिलता है। ध्रुपद शब्द ये आपका ध्रुव यानी अचल और पद यानी कविता से मिलकर जो आपका बना हुआ है। और ये जो शैली है अपनी शुद्धता और गंभीर प्रकृति के लिए भी जो आपका जाना जाता है। और मध्यकाल में मैं आपको बता दूं कि राजा मानसिंह तोमर और तानसेन ने जो है इसे बहुत ऊंचाइयों पर भी जो आपका पहुंचाया था। और ये शैली मुख्य रूप से जो है संस्कृत के भजनों और मंत्रों पर भी जो आपका आधारित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जैसे कि ध्रुपद गायन के साथ पारंपरिक रूप से किस वाद्य यंत्र का आपका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका पखावाज का प्रयोग जो आपका किया जाता है। किस मुगल सम्राट का दरबार तानसेन जैसे ध्रुपद गायकों के लिए आपका प्रसिद्ध था? तो ये आपका अकबर का जो दरबार था ना ये आपका प्रसिद्ध था। ध्रुपद गीतों के बोल आमतौर पर किस भाषा में आपके लिखे जाते हैं? तो ये आपका ब्रज भाषा और संस्कृत में जो आपके लिखे जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। ग्वालियर में ध्रुपद को विकसित और बढ़ावा देने के लिए आपके कौन जाने जाते हैं? तो ये आपके राजा मानसिंह तोमर जो आपके जाने जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव को 2025 में आधिकारिक तौर पर आपका कहां पर लॉन्च किया गया है? ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव्स का जो आधिकारिक तौर पर जो है ना आपका 25 अक्टूबर 2025 को जो है ये आपका हिल्टन एम्बेसी मान्यता बिजनेस पार्क बेंगलुरु में जो आपका शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन में आपका बेंगलुरु आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी बेंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुने गए जॉन मैकफॉल जो है ना कि आपके किस देश के? आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम आपका क्या रहा था? तो ये आपका जॉन मैकफॉल रहा था। और ये जो आपका जॉन मैकफॉल है ना ये आपके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन देश के जो आपके रहने वाले हैं। तो ऑप्शन बी ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले पैरास्ट्रोनॉट जॉन मैकफॉल का जो आपका चयन किया था? तो ये आपका यूएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो आपका चयन किया गया था। जॉन मैकफॉल ने ग्रेट ब्रिटेन के लिए किस खेल प्रतियोगिता में जो आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो आपके जीते थे? तो देखिए 2008 का जो बीजिंग पैरा ओलंपिक 100 मीटर दौड़ हुआ था ना जो आपका रिले रेस हुआ था, इसमें आपके स्प्रिंट में 100 मीटर स्प्रिंट में जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक पैरा ओलंपिक में जो है ये आपके ब्रॉन्ज मेडल जो आपके जीते थे। इसके अलावा यूएसए के उस अध्ययन का नाम क्या है जिसमें जॉन मैकफॉल जो आपके शामिल है? तो उस अध्ययन का जो नाम है ना ये आपका पैरास्ट्रोनॉट फैसिलिटी प्रोजेक्ट है।
अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, अगर ये आपसे पूछा जाए, ये तो आपका हैंडीकैप वाला हो गया। अगर सिर्फ आप अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो आपके यूरी गागरिन थे, जो कि आपका 1961 में जो है ये आपका यात्रा किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली यानी सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत कवर की गई आबादी का प्रतिशत 2016 के 22% से बढ़कर जो है ना 2025 में कितना हो गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग और सांख्यिकी मंत्रालय यानी मॉस्पी और नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार जो है ना भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज यानी सोशल प्रोटेक्शन कवरेज में महत्वपूर्ण आपका सुधार किया। और ये जो कवरेज है ये आपका 2016 के 22% से बढ़कर जो है ना 2025 में 64.3% जो आपका हो गया है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के चैप्टर में और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेगा कि नीति आयोग के 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल संयुक्त एसडीजी स्कोर आपका क्या रहा था, तो ये आपका 71 जो आपका रहा था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य आपका शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनकर आपका उभरा है, तो आपका केरल और उत्तराखंड जो है आपका बनकर उभरा है, जहां पर दोनों का स्कोर जो है ना ये आपका 79 जो आपका रहा है। इसके अलावा 2020-21 और 2023-24 के बीच किस एसडीजी लक्ष्य का स्कोर में आपका सर्वाधिक वृद्धि जो आपका देखा गया है, तो जो आपका एसडीजी गोल जो आपका 13 है ना, जो कि आपका क्लाइमेट एक्शन से आपका संबंधित है, इसमें आपका जो स्कोर है जो कि आपका 54 से 67 हो गया है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा वृद्धि जो आपका देखा गया है। इसके अलावा 2018 के बाद एसडीजी इंडेक्स पर किस राज्य ने सबसे तेज प्रगति किया, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, जो कि आपका 25 पॉइंट जो है आपका इंक्रीज किया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसकी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का भाग 20 के तहत जो है ना अनुच्छेद 368 जो है ये संसद को संविधान में जो है संशोधन करने की शक्ति जो आपका प्रदान करता है। और ये प्रक्रिया जो है संसद को किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या फिर निरस्त करने का अधिकार भी जो आपका देता है। यानी संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ना ये आपका अनुच्छेद 368 के तहत जो है आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए लगातार आपके आर्टिकल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल 365 की बात कर ले तो ये आपका केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता के प्रभावों से जो आपका संबंधित है। अनुच्छेद 356 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका राष्ट्रपति शासन के रूप में जो आपका जाना जाता है, जो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो आपका लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 की बात कर लेते हैं आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल से जो आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि मार्च 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है ये किसने शपथ लिया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके यामांडू ऑर्सी है ना, जो कि आपके उरुग्वे के जो है आपके 43वें राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने 1 मार्च 2025 को जो है ना आधिकारिक तौर पर जो आपका कार्यभार संभाला है। और ओर्सी जो है ये आपका वामपंथी ब्रॉड फ्रंट गठबंधन के जो ये आपके नेता है। और इससे पहले ये आपका उरुग्वे के जो है ना दूसरे सबसे बड़े विभान कैनेलॉन्स के मेयर भी जो है आपके रह चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यामांडू ओर्सी किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे उरुग्वे की राजधानी और मुद्रा के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए उरुग्वे की जो राजधानी है ना ये आपका मोंटेविडियो है। और मुद्रा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उरुग्वेन पेसो जो है ये आपका उरुग्वे की जो ये आपका मतलब की मुद्रा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में जो है ये कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना इसकी मेजबानी जो है ब्राजील के द्वारा 6 से 7 जुलाई 2025 को जो है रियो डी जेनेरियो में जो आपका किया गया था। तो ब्राजील रियो डी जेनेरियो किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में इसका आपका थीम यानी विषय के बारे में पूछा जाए तो देखिए इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है ना ये आपका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, यानी हिंदी में बात कर ले तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। और भारत का प्रतिनिधित्व जो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना इस सम्मेलन में भारत का जो आपका नेतृत्व किया था। और रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर भी जो आपके हस्ताक्षर किए थे। और इस सम्मेलन के दौरान
इंडोनेशिया जो है ना ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है ब्रिक्स का आपका पूर्ण सदस्य भी जो आपका बन गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में आपसे पूछा जाए कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा, तो ये आपका भारत देश के द्वारा जो आपका किया जाएगा। ब्रिक्स में शामिल होने वाला न्यूनतम पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना, तो ये आपका इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन ये कब और कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन है ना ये आपका 2009 में जो है ये आपके रूस के यकातेरिनबर्ग में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से एक और पूछा जाता है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है ना ये आपका चीन के शंघाई में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि अक्टूबर 2025 तक भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं यानी क्लासिकल लैंग्वेज है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2024 में जो है ना भारत सरकार के द्वारा 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया था, जिससे कुल संख्या पहले आपका मतलब कि अक्टूबर 2024 से पहले आपका 6 था, लेकिन 5 आपका शास्त्रीय भाषा मतलब अक्टूबर 2024 में आपका जोड़ा गया था, जिसके बाद आपका अक्टूबर 2025 तक आपके शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है ना ये बढ़कर जो है आपका 11 हो गया है। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा ये किसे दिया गया था, तो ये तमिल जिसे आपका 2004 में जो है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, संस्कृत को आपका 2005 में दिया गया था, कन्नड़ को आपका 2008 में, तेलुगु को भी आपका 2008 में दिया गया था, मलयालम को आपका 2013 में, उड़िया को आपका 2014 में, और अक्टूबर 2024 में आपके 5 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो ये मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये 5 भाषाओं को जो है ना अक्टूबर 2024 में भारत सरकार के द्वारा 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और शास्त्रीय भाषा का मानदंड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये किसी भाषा को जो है ना शास्त्रीय घोषित करने के लिए उसका इतिहास जो है आपका 1500 से या फिर आपका 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, और उसका अपना प्राचीन साहित्य भी जो ये आपका होना चाहिए, ये जो आपका मानदंड है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की देखरेख, संवर्धन और संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सा जो है आपका सुरक्षित रहता है, उसे ही आपका नॉन वैलेटाइल मेमोरी जो आपका कहा जाता है। और रोम जो होता है ना ये आपका नॉन वैलेटाइल मेमोरी का जो है सबसे अच्छा उदाहरण भी जो आपका माना जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले निर्देश जो है ना ये आपके स्टोर होते हैं। वोलेटाइल की अगर बात कर ले तो देखिए ऐसी मेमोरी जिसमें बिजली बंद होते ही जो है ना आपका सारा डेटा भी जो है आपका मिट जाता है, उसी आपका वोलेटाइल मेमोरी जो आपका कहा जाता है। और रैम और कैश मेमोरी जो है कैश मेमोरी जो होते हैं ना ये आपके वोलेटाइल के जो आपके उदाहरण होते हैं। इसके अलावा सीपीयू की बात कर लेते हैं, आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क जो आपका कहा जाता है, और ये आपका मेमोरी का प्रकार नहीं है, हालांकि इसमें आपका रजिस्टर्स होते हैं जो कि डेटा को जो आपका प्रोसेस करते हैं। लेकिन आपका नॉन वैलेटाइल का जो आपका उदाहरण है ना ये आपका कौन सा है, तो ये आपका रोम ऑप्शन में आपका दिया गया था, यानी रीड ओनली मेमोरी जो है ये आपका नॉन वैलेटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का जो आयोजन है ये भारत के किस शहर में किया गया, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये प्रथम जो आपका बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है ना ये आपका 7 से 11 फरवरी 2025 तक जो है ये आपका गांधीनगर गुजरात में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके उद्घाटनकर्ता के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्घाटन है ये आपका 8 फरवरी 2025 को जो है ना केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जो आपका किया गया था। थीम क्या रहा था, तो देखिए इसका जो थीम है ना ये आपका यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, यानी युवा इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक पुल, ये जो आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। मुख्य उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है ये बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवाओं के बीच जो है कौशल विकास, उद्यमिता, क्षेत्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को जो है ये आपका बढ़ावा देना है। और प्रतिभागी की बात कर ले तो 7 बिम्स्टेक देश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के कुल 70 युवा नेता ने जो है ना इसमें जो है आपका भाग लिए थे। और आयोजक की बात कर ले यानी किस मंत्रालय के द्वारा आपका आयोजन किया गया था, तो आपका भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा जो है इसका आयोजन जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अप्रैल 2025 में राष्ट्र अध्यक्षों के लिए छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है ना किस शहर में आपका आयोजित किया गया था, तो देखिए छठा जो आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका बैंकॉक थाईलैंड में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्न में से कौन सी धातु जो है ना ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्रता यानी वायलेंटली से अभिक्रिया करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम जो है ना एक आपका क्षार धातु यानी अल्कली मैटर है और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील भी होता है, और ये आपका ठंडे पानी के साथ जो है ना इतनी तेज और उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया करता है ना कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तुरंत ये आपका आग भी जो आपका पकड़ लेता है। आप यहाँ पे रिएक्शन भी जो वो देख सकते हैं, जब आपका पोटेशियम का आपका यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस जो है ये आपका मतलब कि प्रोडक्ट जो है आपका दे रहा है। उसके बाद ऑप्शन में आपका कैल्शियम भी दिया गया था, तो ये आपका ठंडे पानी के साथ जो है अभिक्रिया करता है, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं करता जितना पोटेशियम और सोडियम जो आपका करता है। कैल्शियम जो होता है ये आपका ठंडे पानी में तैरने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बुलबुले जो है ना धातु की सतह पर जो आपके चिपक जाते हैं। ऑप्शन में आपका मैग्नीशियम भी आपका दिया गया था, तो ये आपका ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये केवल आपका गर्म पानी के साथ ही जो आपका अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए तो ये आपका जो है ना तो आपका ठंडे और ना ही आपका गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ये केवल जो है आपका स्टीम यानी भाप के साथ जो ये आपका अभिक्रिया करता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्रता यानी वायलेंटली से अभिक्रिया करता है, तो ये आपका पोटेशियम धातु जो आपका करता है। तो ऑप्शन ए पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत के राज्यों में विधानमंडल के कितने प्रकार है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत के राज्य विधानमंडल मुख्य रूप से जो है ना आपके दो प्रकार के होते हैं, और वो दो प्रकार के कौन कौन से, तो ये आपका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी एक सदनीय विधायिका होता है, दूसरा आपका बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार जो है ना प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल या एक या दो सदनों से मिलकर जो है आपका बनेगा। ये आपका अनुच्छेद 168 में जो आपका कहा गया है, जिसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की बात कर ले तो यहाँ विधानमंडल में केवल जो है ना आपका विधानसभा ही जो ये आपका होता है। और द्विसदनीय विधायिका की बात कर ले तो यहाँ आपका विधानमंडल में विधानसभा जिसे आपका निचला सदन भी कहा जाता है, और विधान परिषद जिसे आपका उच्च सदन, ये दोनों जो है ये आपके द्विसदनीय विधायिका में होते हैं। और 2026 तक अगर बात कर ले तो भारत के 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में जो है आपका बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा आपका बिहार राज्य हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्यों में जो है ना आपके बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका है। इसके अलावा अन्य 22 राज्यों में जो है आपके एक सदनीय विधायिका है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि हाल ही में फरवरी 2026 में जो है ना भारत ने किस देश के साथ वनों, वन्यजीव, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर जो आपका हस्ताक्षर किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नेपाल के वन और पर्यावरण मंत्रालय के मध्य जो है ना 25 फरवरी 2026 को जो है नई दिल्ली में इस MOU पर जो है आपका हस्ताक्षर किया गया। तो ऑप्शन में आपका नेपाल दिया गया था, तो ऑप्शन बी नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इस समझौते का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये वन्यजीव गलियारों को पुनर्स्थापित करना, वन्यजीव अपराधों से लड़ना और दोनों देशों की साझा पारिस्थितिकी की भी रक्षा करना, इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है। और प्रमुख प्रजातियों की बात कर ले तो ये जो समझौता है ना, ये आपका विशेष रूप से जो आपका बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे, हिम तेंदुओं और आपके गंगा की डॉल्फिन के संरक्षण पर जो है आपका केंद्रित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है आपके धातु यानी कांस्य से ढली प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कांस्य यानी ब्रॉन्ज से बनी प्रसिद्ध नर्तकी की जो मूर्ति है ना, ये आपका मोहनजोदड़ो में एक घर से जो ये आपका मिला है। तो ऑप्शन में आपका मोहनजोदड़ो आपका दिया गया था, तो मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में इसकी तकनीक के बारे में भी आपका पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका मूर्ति है ना, ये आपका लॉस्ट वैक्स कास्टिंग यानी आपका लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके जो ये आपका बनाया गया था, जो कि उस समय की उन्नत धातु विज्ञान को भी जो आपका दर्शाता है। और ये लगभग आपका 10.5 यानी 4.1 लंबी कांस्य की नग्न मूर्ति जो कि आपका एक युवा लड़की की है। और वर्तमान स्थान की बात कर लेते हैं, आपका मूर्ति वर्तमान में जो है ना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो आपका स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है ना आपका हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता नहीं था, कि आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित नियोजित शहर, ये तो आपका हड़प्पा सभ्यता का विशेषता है। पक्की ईंटों का उपयोग, ये भी आपका है। उन्नत जल निकासी प्रणाली, ये भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता है। लेकिन आपका जो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था ना कि मैनी प्लेसेस एंड टेम्पल्स, यानी भव्य महलों और मंदिरों का होना, इस सभ्यता का आपका विशेषता जो ये आपका नहीं है, तो यही ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल कोयला उत्पादन जो है ये कितना रहा था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में अब तक का सबसे अधिक जो है ये आपका 997.826 मिलियन टन का जो कोयला उत्पादन है ये आपका देखने को मिला था। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ग्रोथ रेट के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में जो है ना 2022-23 में आपका कितना हुआ था, तो ये आपका 893.19 मिलियन टन जो ये आपका हुआ था, जिसकी तुलना में लगभग आपका 11.71% की शानदार वृद्धि भी जो आपका देखने को मिला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया था कि तिब्बत के पठार की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति क्या, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये तिब्बत के पठार की मुख्य जो प्राकृतिक वनस्पति है ना, ये आपका अल्पाइन टुंड्रा और घास के मैदान है, जिसमें अल्पाइन टुंड्रा जो है ये आपका तिब्बती पठार का प्रमुख इकोसिस्टम है। यहाँ आपका बहुत ठंडा होता है और मिट्टी भी जो है आपका जमा रहता है और हवाएं भी जो आपका तेज चलता है, जिससे पेड़ जो है आपके नहीं उग पाते हैं। इसके अलावा अगर वनस्पति के प्रकार की बात कर लें तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से आपका झाड़ियाँ, घास, काई, इसके अलावा लाइकेन और कसून पौधे जो है ना ये आपके पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका अल्पाइन टुंड्रा और घास के मैदान ये आपके तिब्बत के पठार की जो है ना मुख्य प्राकृतिक वनस्पति है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत में जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति यानी प्रमोशन और छुट्टियां सहित अन्य प्रशासनिक मामलों का नियंत्रण जो है ना ये किसके पास होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत जो है ना अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास जो है आपका होता है। और इसमें न्यायिक अधिकारियों का पदोन्नति यानी आपका पदोन्नति हो गया, प्रमोशन हो गया, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो गया, छुट्टी मंजूर करना, अनुशासन बनाए रखना और अन्य प्रशासनिक कार्य भी जो है ना ये आपका उच्च न्यायालय के पास होता है। और अनुच्छेद 233 की बात कर ले तो इसमें आपका जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जो है ना उच्च न्यायालय के परामर्श से जो है आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपका जो मतलब कि भारत में जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के नियुक्ति, पदोन्नति और आपका छुट्टियों के सहित अन्य जो प्रशासनिक मामला नियंत्रण नहीं ये किसके पास होता है, तो ये आपका उस राज्य के उच्च न्यायालय के पास आपका होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार जो है ना मौर्य साम्राज्य की सामाजिक संरचना कैसी थी, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मौर्यकालीन समाज जो है ना ये आपका अत्यधिक संगठित था। और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है भारतीय समाज को उनके कार्यों और पेशों के आधार पर जो है 7 श्रेणियों में जो आपका विभाजित किया था। और वो 7 श्रेणी भी जो आप देख सकते कि वो 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी। यानी आपका जो इंडिका के अनुसार जो है ना मौर्य साम्राज्य की सामाजिक संरचना जो आपका कैसा था, तो ये आपका व्यवसायों के आधार पर जो है 7 वर्गों में जो आपका विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि मानव मस्तिष्क किसकी सुरक्षा में रहता है या फिर किसके द्वारा सुरक्षित होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मानव मस्तिष्क जो है ना ये आपका स्कल यानी खोपड़ी के द्वारा जो है आपका सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन में आपका स्कल दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका स्कल यानी आपका जो खोपड़ी है ना ये आपका 8 हड्डियों यानी क्रैनिकल बोन्स का एक कठोर ढांचा है, जो कि मस्तिष्क को जो है ना आपका बाहरी झटकों और चोट से भी जो आपका बचाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे के शिफ्ट में और क्या क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मस्तिष्क को ढकने वाली 3 झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका मेनिंजिस जो है आपका कहा जाता है। मस्तिष्क किस प्रकार के तरल यानी फ्लूइड में जो आपका तैरता रहता है, जो कि उसके झटकों से भी जो आपका बचाता है। तो ये जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से जो आप इसमें जो आपका तैरता रहता है, जो कि आपका उसको झटकों से भी जो आपका बचाता है। क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती है जो मस्तिष्क को घेरती है, तो ये क्रेनियम में आपका 8 क्रेनियल हड्डियां होती है जो कि आपका मस्तिष्क को जो आपका घेरता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा हाँ, एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पिया जो मेटर है ना, ये किस परत का हिस्सा है? तो ये आपका मेनिंजेस का ही जो ये आपका हिस्सा है। खोपड़ी का वह बड़ा उद्घाटन क्या कहलाता है, जिससे मस्तिष्क स्टेम स्पाइनल कोर्ड से जो आपका जुड़ता है? तो ये आपका फोरामेन मैग्नम जो ये आपका कहलाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के टर्शियरी सेक्टर, जिसे आपका सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें ऐसी गतिविधियां जो आपका शामिल होता है ना, जो प्राथमिक यानी कृषि और माध्यमिक यानी विनिर्माण क्षेत्रों को जो आपका सहायता प्रदान करता है, और इसमें भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के बजाय जो है आपका सर्विसेज यानी सेवाएं जो आपका प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका टीचिंग यानी शिक्षण आपका दिया गया था, जो कि आपका तृतीय क्षेत्र में जो है आपका शामिल होता है। तो ऑप्शन डी टीचिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है ना, किस संगठन से संबंधित है, जिसके तहत 2026 में 2000 से अधिक बच्चों को भी जो है आपका बचाया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये जो आपका आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो है चलाया जा रहा है एक आपका विशेष अभियान है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से भागे हुए, लापता, तस्करी किए गए या फिर भूले भटके बच्चों को जो है ना ये आपका बचाना है। और ये ऑपरेशन जो है बच्चों को बाल श्रम, तस्करी और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखने के लिए जो है उन्हें परिवार से मिलने के लिए भी जो आपका काम करता है। तो ये जो आपका ऑपरेशन जो नन्हे फरिश्ते है ना, ये किस संगठन से आपका संबंधित है? तो ये आपका आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ द्वारा कब शुरू किया गया था, तो इसे आपका वर्ष 2018 में जो आपका शुरू किया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बचाए गए बच्चों को किसके हवाले आपका किया जाता है? तो ये आपका CWC यानी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जो है ना ये इसके हवाले जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में सराहा गया प्रथम ग्रासलैंड बर्ड सेंसस किस नेशनल पार्क में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को जो है ना मन की बात की 124वें एपिसोड में इस जनगणना का उल्लेख जो आपका किया था। और ये जो जनगणना है ये असम के प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क में जो ये आपका हुआ था। और विशेषता की बात कर ले तो ये आपका भारत में अपनी तरह का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस यानी घास के मैदानों में पक्षियों की जो ये आपका गणना था। तकनीक की बात कर ले तो इसमें पक्षियों को परेशान किए बिना उनकी पहचान करने के लिए जो है आपका एकाउस्टिक मॉनिटरिंग यानी आवाज रिकॉर्डिंग और एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी जो आपका किया गया था। और परिणाम की बात कर ले तो देखिए, इस सर्वेक्षण में 40 से अधिक दुर्लभ पक्षी प्रजाति की पहचान जो आपका किया गया था, जिससे लुप्तप्राय फिन वियर के 85 से अधिक घोंसले भी जो आपके मिले हैं। और इसका उद्देश्य की बात कर ले तो ये घास के मैदानों के स्वास्थ्य और उनमें रहने वाले पक्षियों के संरक्षण का डेटा भी जो है आपका एकत्र जो आपका किया गया है। यानी प्रथम जो ग्रासलैंड बर्ड सेंसस किस नेशनल पार्क में जो आपका आयोजित किया गया था, तो ये आपका असम के जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका बताता है कि रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है, यानी व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। हालांकि विकल्प तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिल पाया है, लेकिन रैम और रोम का सबसे पहले फुल फॉर्म जान ले तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का जो फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसके अगर विशेषता यानी फीचर्स की बात कर ले, सबसे पहले प्रकृति यानी नेचर की बात कर ले तो देखिए, रैम जो होता है ना ये आपका एक वोलेटाइल मेमोरी है यानी अस्थिर मेमोरी है, जो कि बिजली बंद होने पर जो है आपका डेटा जो है इसमें आपका नष्ट हो जाता है। जबकि रोम जो होता है ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बिजली बंद होने पर भी जो है ये आपका डेटा जो है आपका सुरक्षित रखता है। तो शायद यही वाला आपका दिया गया था विशेषता। उपयोग यानी यूजेस की बात कर लेते हैं कि सक्रिय प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए जो है ये आपका कार्य करता है, जो कि आपका रैम करता है। और रोम जो होता है ये आपका कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक इंस्ट्रक्शन को जो है ना ये आपका रखने के लिए जो आपका कार्य करता है। रैम की गति की बात कर लेते हैं तो रैम की जो गति है ना ये रोम की तुलना में आपका बहुत तेज होता है, जबकि रोम की जो गति है ना ये रैम की तुलना में जो है ये आपका थोड़ा जो है वो आपका धीमा होता है।
इसके अलावा अगर दोनों में मतलब कि डेटा बदलने की बात कर लेते तो देखिए रैम जो होता है ये आपका डेटा पढ़ा और लिखा जा सकता है इसमें, जबकि ये रोम में आमतौर पर जो है ना केवल आपका पढ़ा जा सकता है, बदलना जो है ये आपका मतलब कि मुश्किल है। रैम की क्षमता की बात कर ले तो देखिए रैम की जो कैपेसिटी है ना ये आपका आमतौर पर जो है आपका 8 GB और 16 GB होता है, लेकिन आमतौर पर ये आपका रोम जो है ना ये कम जैसे कि 1 MB या फिर 4 MB तक होता है। तो ये जो आपका दोनों के मुख्य जो आपका बीच मतलब कि अंतर है, तो इनमें से जो भी विकल्प आपका दिया गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव डिटेल्ड, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में जो है ना संघ की कार्यपालिका का विवरण जो आपका दिया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है ना ये आपका संघ की कार्यपालिका का विवरण जो आपका दिया गया। और अनुच्छेद के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है ना ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो भाग 5 किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संघीय कार्यपालिका में आपके कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए इसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी जो होते हैं ना इनमें आपके जो वो शामिल होते हैं। और इनके कार्य के बारे में एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य है ना ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना और प्रशासन चलाना, ये जो इनका मुख्य कार्य होता है। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है अगर ये आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 53 के तहत जो है ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। भारत का वास्तविक यानी रियल कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के साथ। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, तो अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के तहत जो है ये आपका लोकसभा के प्रति जो है ना ये आपके जवाबदेह होते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में आपका किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 76 में जो आपका किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत जो है ना मैं आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका किया जाता है। और इनके कार्यकाल की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद जो आपका धारण करते हैं, यानी उन्हें किसी भी समय जो है ना ये आपका हटाया जा सकता है। और भूमिका की बात कर ले तो देखिए महान्यायवादी जो है ये भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार और मुख्य वकील भी होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है ना यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये सबसे कम है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 2011 के सेंसस से आपके हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि आगे आने वाले दिनों में जो है ना सेंसस के क्वेश्चन भी जो आपको करवा दूंगा, तो आप सेंसस के क्वेश्चन भी जो आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है ना यानी जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब ये होता है ना कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसे आपका जनसंख्या घनत्व आपका कहा जाता है। और यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश का पूछा गया था। तो देखिए अंडमान और निकोबार का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। ओवरऑल भी अगर बात कर लेना तो ओवरऑल में तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर आपका यूटी के बारे में यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया था, जो कि आपका अंडमान और निकोबार का है। अंडमान और निकोबार का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। तो अंडमान और निकोबार ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश या फिर ओवरऑल आपका कौन सा है, तो ये आपका दिल्ली है। दिल्ली का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहां का जो जनसंख्या घनत्व आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना सबसे कम जनसंख्या, तो ये आपका लक्षद्वीप में है। मात्र आपका 64,429 लोग ही थे उस समय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य है। बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि बुद्ध की चित्रकला यानी भित्ति चित्र से संबंधित मुख्य गुफा कौन सी है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बुद्ध की चित्रकला यानी मूर्ति कला के लिए विश्व प्रसिद्ध जो आपका अजंता की गुफाएं है ना ये आपका जो वो मतलब कि जाना जाता है। और ये जो आपका औरंगाबाद के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और ये गुफाएं पूर्णतः जो है ना आपका बौद्ध धर्म से जो आपका संबंधित है, जिनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को भी जो आपका दर्शाया गया है।
तो ऑप्शन में आपका अजंता की गुफा आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी अजंता की गुफा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में आगे की शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि अजंता की गुफाएं की खोज कब और किसके द्वारा आपका किया गया था, तो आपका वर्ष 1819 में जो है जॉन स्मिथ के द्वारा जो आपका किया गया था। अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर आपका स्थित है, तो ये आपका बागोरा नदी के तट पर जो है आपका स्थित है। मरनासन्न राजकुमारी यानी डाइंग प्रिंसेस का चित्र जो है किस गुफा में आपका मिला है, तो ये आपका गुफा संख्या 16 में जो आपका मिला है। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये आपका कब शामिल किया गया था, तो इसे आपका वर्ष 1983 में जो आपका शामिल किया गया था। भिक्षा मांगते बुद्ध का जो चित्र है ये किस गुफा संख्या में है, तो आपका गुफा संख्या 17 में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट का प्रमुख परिणाम क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1765 से 1772 के बीच जो है ना ये आपका द्वैध शासन जो आपका लागू हुआ था, और इसका जो मुख्य परिणाम है ये आपका उत्तरदायित्व रहित अधिकार कंपनी के पास था, और जो आपका अधिकार रहित जो उत्तरदायित्व था ना ये आपका नवाब के पास था, जिससे भीषण आर्थिक शोषण, अराजकता और 1770 का भयंकर बंगाल अकाल भी जो ये आपका हुआ था। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि बंगाल में द्वैध शासन का जो प्रमुख परिणाम है ये आपका क्या रहा था, यानी कहने का मतलब ये है कि बंगाल में जो आपका द्वैध शासन 1765 से 1772 तक आपका इस दौरान जो है ना ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है ये आपका दीवानी कहने का मतलब कि राजस्व संग्रह हो गया, और दीवानी न्याय के पूर्ण अधिकार जो है ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। जबकि जो आपका निजामत कहने का मतलब कि जो आपके प्रशासन हो गया, पुलिस और आपराधिक न्याय की जो जिम्मेदारी है ना ये आपका मतलब कि नवाब के पास था। तो ये किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे की शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका 1765 में जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो आपका किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, तो ये आपका 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो आपका समाप्त किया गया था। उत्तरदायित्व रहित अधिकार किस शासन व्यवस्था की विशेषता थी, तो ये आपका बंगाल में द्वैध शासन की आपका विशेषता था। किस संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आपका मिला था, तो 1765 में जो आपका इलाहाबाद की संधि हुआ था, इसी संधि के तहत जो है इन तीनों का जो दीवानी है ये आपका मिला था कंपनी को। बंगाल का भयंकर अकाल कब पड़ा, जिसके लिए द्वैध शासन को जिम्मेदार जो आपका माना जाता है, तो आपका 1770 में जो आपका बंगाल में जो ये आपका भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि 1857 के विद्रोह के पूर्व किस गवर्नर जनरल ने कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 1857 के विद्रोह से ठीक पहले जो है ना डलहौजी ने 1856 में जो है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में जो आपका विलय किया था। तो डलहौजी किस ऑप्शन में आपको ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि 1856 में जब आपका अवध का विलय हुआ तब अवध का नवाब कौन था, तो ये आपका वाजिद अली शाह था। डलहौजी ने किस रिपोर्ट के आधार पर जो है अवध का जो है आपका विलय किया था, तो ये आपका जे आउटरम की रिपोर्ट, जिसमें अवध के कुशासन की बात जो है आपका कहा गया था। चेरी का उदाहरण डलहौजी ने किस रियासत के लिए आपका दिया था, तो ये आपका अवध के लिए ही आपका दिया गया था। ये जो आपका डलहौजी के द्वारा कहा गया था कि आपका चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये जो आपका डलहौजी के द्वारा ही जो आपका कहा गया था अवध के लिए। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विलय के बाद वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था, तो ये आपका कलकत्ता में जो है आपका निर्वासित किया गया था। अवध के विलय के बाद वहाँ का पहला ब्रिटिश कमिश्नर कौन बना था, तो ये आपका जेम्स आउटरम जो ये आपका पहला कमिश्नर जो आपका बना था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय नाम और राज्य का सही मिलान है, यानी मैच द फॉलोइंग से जो आपका पूछा गया था कि कौन सा आपका सही मिलान जो आपका किया गया तटीय नाम से। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्कल तट की बात कर ले तो ये आपका महानदी डेल्टा के उत्तर में उड़ीसा के तट को जो है आपका कहा जाता है। कोरोमंडल तट की बात कर ले तो आपका आंध्र प्रदेश और मतलब कि आंशिक रूप से आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को जो आपका कहा जाता है। कोंकण तट की बात कर लेते हैं आपका महाराष्ट्र और गोवा के तट को जो आपका कहा जाता है। मालाबार तट की बात कर लेते हैं आपका केरल के तट को जो आपका कहा जाता है। यानी इसमें सबसे जो मतलब कि मैचिंग कौन सा किया गया, तो कोरोमंडल तट में जो है ये आपका मतलब कि केरल दिया गया था, जो कि आपका गलत है, मैंने आपको पहले ही बताया। कोंकण तट में आपका तमिलनाडु दिया गया, जो भी कि आपका गलत है। मालाबार तट आपका महाराष्ट्र, ये भी आपका गलत है। उत्कल तट उड़ीसा के मतलब कि उड़ीसा के तट को ही जो आपका उत्कल तट जो आपका कहा जाता है। तो ये वाला आपका जो वो सही मैचिंग जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
अब आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि भारत के पूर्वी तट यानी ईस्ट कोस्ट के उत्तरी भाग को किस नाम से आपका जाना जाता है, तो इसे जो आपका उत्तरी सरकार तट यानी नॉर्थर्न कर्सर से या फिर उत्कल तट के नाम से जो आपका जाना जाता है। वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण तट को किन राज्यों में आपका फैला हुआ है, तो ये आपका महाराष्ट्र और गोवा में जो आपका फैला हुआ है। भारत का कौन सा तटीय मैदान कोरोमंडल जो आपका कहलाता है, तो ये आपका तमिलनाडु का तटीय मैदान जो आपका कहलाता है। मालाबार तट आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका केरल में स्थित है। पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो इसे आपका मालाबार तट जो आपका कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर जो है ना सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि मैं बता दूं ऑप्शन इस प्रकार से आपका नहीं दिया गया था, ऑप्शन में आपके तीन नाम जो आपके दिए गए थे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, उसमें आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये 12 जून 1905 को जो है ये आपका मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन उनके सहयोगी जो है ये आपके जीके देवधर, एवी पटवर्धन और आपके एन.ए. द्रविड़ जो है आपके शामिल थे। तो यही तीनों का नाम आपका दिया गया था। तो ये तीनों जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आपका जीके देवधर आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर आपका किया गया था, तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में जो आपका किया गया था। और किस उद्देश्य से आपका किया गया था, तो ये विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना, राष्ट्र की सेवा के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना और सामाजिक व मानवीय विकास को जो आपका बढ़ावा देना, इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य था। और महत्व की बात कर लो तो ये आपका भारत का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसने खुद को वंचितों, आदिवासियों और अकाल राहत के लिए भी जो आपका समर्पित किया था। इसके अलावा इस संस्था की पत्रिका का जो नाम था ना, ये आपका द हितवाद था, जो कि आपका 1911 में जो है ये आपका नागपुर से जो आपका प्रकाशित हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो ये आपके कौन रहे थे, तो ये आपके एम.जी. रनाडे रहे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले ने किस सोसाइटी को छोड़कर जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, तो ये आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़कर जो है ना ये आपका 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर करंट अफेयर्स कब से कब तक आ रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं ना, ये आपके मार्च 2025 से जो है आपके मार्च 2026 तक, यानी 1 साल का आपका जो करंट अफेयर्स जो है ना वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन जो है ना, ये आपका 12 से 13 अप्रैल 2025 को जो है ये आपका एक्सपो सिटी दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो है आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका 2 दिवसीय सम्मेलन में 12 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं सहित वैश्विक नेताओं ने भी जो है इसमें जो आपका भाग लिया था। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आपका क्या रहा था, तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ये आपका दुनिया के सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे कि संघर्ष, असमानता और पर्यावरणीय मुद्दों को समाधान खोजने के लिए जो है एक मंच जो आपका प्रदान करना था। और इसका आपका थीम क्या रहा था, तो देखिए इस शिखर सम्मेलन का जो आपका थीम है ना, ये आपका 1 प्लेनेट 1 वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस रहा था, यानी एक ग्रह एक आवाज वैश्विक न्याय प्रेम और शांति जो है इसका आपका मुख्य विषय रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य अनुदैर्ध्य घाटी यानी आपका लॉन्गिट्यूडनल वैली को जो है ना ये कौन सी है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शिवालिक हिमालय जिसे आपका बाह्य हिमालय भी आपका कहा जाता है और लघु हिमालय जिसे आपका मध्य हिमालय भी कहा जाता है, इनके मध्य स्थित जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वैली यानी अनुदैर्ध्य घाटियों को जो है ना ये आपका दून या फिर दून घाटियां जो ये आपका कहा जाता है। तो दून ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, जैसे कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों को
पूर्व में क्या कहा जाता है? देखिए पूर्व में जो है ना ये आपका द्वार जो है आपका कहा जाता है। देहरादून किस प्रकार की स्थलाकृति का आपका उदाहरण है? तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वैली यानी अनुदैर्ध्य घाटी का जो ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा शिवालिक के दक्षिण में पाए जाने वाले समतल मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे जो आपका भाबर जो आपका कहा जाता है। लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान यानी उत्तराखंड को क्या कहते हैं? तो इसे जो आपका बुग्याल जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा शिवालिक का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से आपका हुआ है? तो ये जो आपका कॉन्ग्लोमेरेट बालू और कंकड़ से जो है इसका निर्माण जो ये आपका हुआ है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था। तो ये पीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो ऑप्शन सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपका करेक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जैसे कि 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने मुख्य रूप से जो है किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी? तो आपका रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर जो है ना ये अंग्रेजों को कड़ी टक्कर जो आपके दिए थे। तात्या टोपे ने किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया था? तो ये आपका रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर जो ये किए थे। तात्या टोपे को फांसी किस अंग्रेज अधिकारी की देखरेख में आपका दिया गया था? तो ये आपका मेजर मीड के देखरेख में जो आपका किया गया था। तात्या टोपे की समाधि आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो आपका स्थित है। तात्या टोपे को किस नाम से भी आपका जाना जाता था? तो इन्हें जो आपका टाइगर ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का बाघ, उनकी गुरिल्ला युद्ध रणनीति के कारण जो है इन्हें आपका महाराष्ट्र का बाघ के नाम से भी जो आपका जाना जाता था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि अक्टूबर 2025 में एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जापान की पहली प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना ये साने तकाइची को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी साने तकाइची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ कोरल रीफ्स यानी भारत का कौन सा द्वीप समूह जो है ना ये कोरल भित्ति से बना, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप जो है ना भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप समूह है जिसका निर्माण जो है ये आपका परवाल नामक छोटे समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कंकालों के हजारों वर्षों तक जमा होने के कारण जो है इसका निर्माण जो ये आपका हुआ है। और ये जो द्वीप है ना ये आपका एटोल यानी अंगूठी के आकार के प्रवाल भित्ति का एक बेहतरीन उदाहरण भी जो आपका माना जाता है, जो कि अरब सागर में जो आपका स्थित है। और स्थान की बात कर लेते हैं आपका केरल के तट से दूर दक्षिण पश्चिम में भी जो आपका स्थित है। और लक्षद्वीप समूह में आपके टोटल 36 द्वीप शामिल है, जिनमें से केवल 10 पर ही जो है ना ये आपका मानव आबादी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी भारत का कौन सा द्वीप समूह कोरल भित्ति से आपका बना हुआ है? तो ये आपका लक्षद्वीप समूह जो है आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भड़ला सोलर पार्क जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक माना जाता है किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका भड़ला सोलर पार्क है ना ये राजस्थान के जो है जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के जो है आपका भड़ला गांव में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन में आपका राजस्थान दिया गया था। तो ऑप्शन बी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। भड़ला सोलर पार्क अगर आपसे क्षमता के बारे में पूछा जाए तो देखिए इसकी कुल जो क्षमता है ना ये आपका 2245 मेगावाट यानी 2.25 गीगावाट है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि व्हाट इज गूगल क्रोम यानी गूगल क्रोम क्या है, कि आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि गूगल क्रोम जो है ना एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने में भी जो आपका मदद करता है। एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि गूगल क्रोम जो है एक आपका सर्च इंजन नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि गूगल क्रोम सर्च इंजन है या फिर नहीं, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जो आपका एक ब्राउजर है जिसमें एड्रेस बार यानी ओमनी बॉक्स में आप google.com जैसे सर्च इंजन का उपयोग जो आपका करते हैं। यानी गूगल क्रोम जो है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यही आपका दिया गया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना ये आपका उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जो है अनुच्छेद 20 और 21 को जो है आपका निलंबित नहीं किया जा सकता, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब अनुच्छेद 352 के तहत जो है ना आपका नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल आपका लगाया जाता है
तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 का उपयोग करके जो है ना ये आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को जो आपका निलंबित कर सकते हैं। और ये जो आपका किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो देखिए आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है ना ये आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, इसके द्वारा जो है आपका प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 जो कि आपका अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से आपका संबंधित है। और अनुच्छेद 21 जो कि आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका देता है, इसको किसी भी स्थिति में जो है ना ये आपका निलंबित नहीं कर सकते हैं। ये आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ना ये आपका प्रावधान जो आपका किया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 358 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो देखिए अनुच्छेद 358 केवल जो है ना अनुच्छेद 19 जो कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में आपका वर्णन करता है, इसके निलंबन से जो आपका संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 359 जो है ना ये आपका अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से आपका जो वह संबंधित है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका अनुच्छेद 359 के तहत जो है आपका नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख जिसे आपका गिरनार अभिलेख भी शिलालेख भी कहा जाता है, इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि जूनागढ़ अभिलेख जिसे आपका गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, ये जो आपका शक शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो ये आपका बनवाया गया था। और ये जो आपका गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी पर जो आपका स्थित है, तो रुद्रदामन प्रथम ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को सितंबर 2025 में जो है किस नियामक संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी जिनका नाम आपका क्या, तो ये आपका अजय सेठ है, इनको जो आपका 1 सितंबर 2025 को जो है ना ये आपका IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जो है ये नए अध्यक्ष के रूप में जो आपका कार्यभार जो है आपका सौंपा गया है। और इनकी नियुक्ति आपका 3 साल के लिए या 65 वर्ष जो भी आपका मतलब कि हो जाए। इसके अलावा IRDAI अध्यक्ष बनने से पहले जो है ना अजय सेठ जून 2025 में जो है सेवानिवृत्त होने से पहले भारत के वित्त सचिव और आर्थिक मामले के विभाग के भी जो आपके सचिव रहे थे। इसके अलावा IRDAI के बारे में अगर बात कर ले तो ये आपका भारत में बीमा क्षेत्र के नियामक है जो बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की जो आपका रक्षा करता है। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो देखिए IRDAI का जो मुख्यालय है ना ये आपका हैदराबाद में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि अजय सेठ जो है ये किसका स्थान लिया है, तो देखिए अजय सेठ जो है ना ये देवाशीष पांडे का जो है ये आपका स्थान लिए है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे आपका महिला आरक्षण विधेयक 2023 भी कहा जाता है, इसके रूप में जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है, ये आपसे पूछा गया था। यानी क्वेश्चन आपसे सिंपल से ये पूछा गया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से संविधान संशोधन से आपका संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए ये जो आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना ये आपका 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 से जो आपका संबंधित है। और जब और विधेयक संख्या की बात कर ले तो देखिए जब ये बिल आपका संसद में पेश किया गया था ना तब ये जो आपका 128वां संविधान संशोधन विधेयक ये आपका 2023 था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। मुख्य प्रावधान की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका कानून जो है ना लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीट जो है आपका आरक्षित करता है। और ये जो आपका आरक्षण है ना ये 15 वर्षों की अवधि के लिए जो आपका लागू किया गया है। और इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330A जो कि आपका लोकसभा में आरक्षण से आपका संबंधित है और अनुच्छेद 332 जो कि आपका राज्य में विधानसभाओं में आरक्षण से जो आपका संबंधित है, ये 2 अनुच्छेद को जो आपके जोड़े गए हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 106वां संविधान संशोधन किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका फिजिक्स में सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान और 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन यानी त्वरण वाली वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स है ना यानी बल है ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो आपने न्यूटन्स का सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, F = जो आपका ma होता है, तो सिंपल सा आपका सूत्र है F = ma। F आपका निकालना है यानी फोर्स निकालना है। आपका मास कितना दिया गया, तो आपका 10 दिया गया है। एक्सेलरेशन आपका कितना दिया, तो 5 दिया गया है। 10 × 5 कितना होता है, तो ये आपका 50 होता है। तो यही तो आपसे पूछा गया था ना। तो बल जो आपका बल निकल कर आएगा ये आपका 50 न्यूटन जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 50 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत का कौन सा राज्य जो है मुख्य रूप से कम वर्षा और भूभाग की असमानता यानी अनइवन ट्रेन के कारण जो है ना टैंक सिंचाई यानी तालाब सिंचाई का उपयोग करता है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन में आपको बता दूं इस प्रकार से आपका नहीं दिया गया था। ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपका दिया गया था। एक तो आपका ऑप्शन में हरियाणा दिया गया था, सेकंड ऑप्शन में जो आपका कर्नाटक आपका दिया गया था, थर्ड ऑप्शन में शायद आपका हिमाचल प्रदेश आपका दिया गया था, और फिर आपका राजस्थान या कुछ भी आपका दिया गया होगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैंक सिंचाई प्रायद्वीपीय भारत में जो है सबसे अधिक लोकप्रिय है, और विशेषकर जो है ना ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो आपका मतलब कि ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और यहाँ की चट्टानी यानी रॉकी संरचना के कारण जो है कुएं खोदना भी जो है आपका मुश्किल होता है, और असमान धरातल के कारण नहर बनना भी जो है ना ये आपका कठिन होता है। और इन क्षेत्रों में वर्षा जो है आपका अनिश्चित यानी इरेगुलर होती है, इसलिए बारिश पानी की छोटी छोटी दीवारों के माध्यम से जो है ना टैंकों में जो है आपका जमा किया जाता है। और तमिलनाडु में टैंक सिंचाई बहुत पुराने समय से जो आपका चला आ रहा है, और ये राज्य कुल टैंक्स सिंचित क्षेत्र में प्रमुख स्थान भी जो आपका रखता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी आपका टैंक सिंचाई में जो आपका अग्रणी है। तो ऑप्शन में आपका तमिलनाडु नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में या तो आपका आंध्र प्रदेश दिया गया होगा या फिर आपका कर्नाटक तो दिया ही गया था। अगर आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया होगा ना तो फिर आपका कर्नाटक जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के ऊना शहर में पहली लोक अदालत का जो गठन या फिर आयोजन जो है ये कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली लोक अदालत का जो आयोजन है ना ये 14 मार्च 1982 को जो है ये गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना शहर में जो आपका किया गया था। तो 14 मार्च 1982 ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये मुकदमों को आपस में बातचीत और समझौते के माध्यम से जो है निपटाना और अदालतों के बोझ को जो है आपका कम करना था। और वैधानिक दर्जा की बात कर ले तो देखिए शुरुआत में ये जो आपका एक स्वैच्छिक और तथर्थ यानी एड हॉक जो ये आपका व्यवस्था था, लेकिन बाद में आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है ना इसे आपका वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी दर्जा भी जो आपका दिया गया था। तो एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि इसे आपका मतलब कि स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक दर्जा जो है आपका कब दिया गया था, तो आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो आपका दिया गया था। और विशेषता की बात कर ले तो देखिए लोक अदालत का फैसला सिविल अदालत की डिग्री के से जो आपका समान होता है, और इसे किसी भी न्यायालय में जो है ना ये आपका चुनौती भी जो आपका नहीं दिया जा सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हेन इज वर्क डन सेड टू बी नेगेटिव यानी कार्य जो ऋणात्मक है ना ये कब होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्य आपका निगेटिव तब होता है ना जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है ना ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री तक जो आपका होता है, तब आपका कार्य जो होता है ये आपका निगेटिव होता है। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो W का आपका सूत्र क्या होता है, W इक्वल टू FD cos थीटा होता है, और cos थीटा यही आपका एंगल है। तो देखिए आपका जब एंगल आपका 90 और 180 डिग्री, 180 डिग्री में माइनस होगा आपका 180 डिग्री cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये आपका -1 होता है। तो देखिए जब आप cos 180 डिग्री का मान होगा ना 180, तभी तो आपका ऋणात्मक होगा ना। तो यही आपसे जो वो पूछा गया था, यानी कार्य आपका ऋणात्मक तब होता है जब आपका 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री हो, तब जो ये आपका ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 10 टू द पावर -9 के लिए जो है उपसर्ग आपका क्या यानी कौन सा प्रीफिक्स है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 10 टू द पावर 9 के लिए जो आपका उपसर्ग है ना ये आपका नैनो है। तो ऑप्शन सी नैनो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी 10 टू द पावर -9 की घात के लिए जो सही ऐसा ही उपसर्ग होगा ना ये आपका नैनो होगा। तो ऐसा ही उपसर्ग से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे के शिफ्टों में भी आपका पूछा जाएगा। जैसे कि आपका मिली के लिए आपका क्या होता है, तो ये आपका 10 टू द पावर -3 के घात को जो है ना ये आपका मिली जो आपका कहा जाता है। 10 टू द पावर -6 को जो है ये आपका माइक्रो जो आपका कहा जाता है, और इसका सिंबल भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 टू द पावर -9 वाला तो मैंने आपको बता दिया है। 10 टू द पावर -12 के जो है ना इसे आपका सिंबल जो है आपका पी होता है, और इसे जो आपका पी को जो आपका कहा जाता है। 10 टू द पावर -15 के घात को जो है ये आपका सिंबल एफ होता है, और इसे जो आपका फेम्टो जो आपका कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका हमारा देखिए रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आमाशय में सीधे तौर पर आपका ग्लूकोज का आपका नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि भोजन के पाचन के बाद जो है ना रक्त में ग्लूकोज का जो है आपका नियमन यानी रेगुलेशन मुख्य रूप से जो है ये आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन और ग्लूकोगन हार्मोन से जो है आपका किया जाता है। और लीवर यानी यकृत भी जो है ये आपका ग्लाइकोजन के रूप में जो है ग्लूकोज को संग्रहित करके इसमें आपका जो वो सहायता करता है। तो ऑप्शन में आपका इंसुलिन आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी इंसुलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ब्रॉन्ज यानी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों और विशेष का जो है ना धातु की मूर्तियों बनाने के लिए जो है ये आपका लॉस्ट वैक्स कास्टिंग यानी लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग जो आपका किया गया था। तो लुप्त मोम तकनीक ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि विंडोज 11 में टास्क मैनेजर का प्राथमिक कार्य क्या है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए विंडोज 11 में टास्क मैनेजर जो है ना एक आपका अत्यंत महत्वपूर्ण सिस्टम यूटिलिटी टूल है, और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये कंप्यूटर में चल रहे एप्स, इसके अलावा प्रोसेस यानी प्रक्रियाओं और सेवाओं की निगरानी और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना है। तो यही आपका विकल्प में दिया गया था। तो देखिए टास्क मैनेजर का जो प्राथमिक कार्य है ये आपका चल रहे प्रोग्राम और सिस्टम संसाधनों की जो है ये आपका निगरानी या फिर प्रबंधन करना है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में एक स्वदेशी अस्थायी अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना है, ताकि वहां सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी स्थिति में उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष यान की डॉकिंग और लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष मिशनों का भी जो परीक्षण है ना ये आपका किया जा सके। इसका जो है आपका मुख्य उद्देश्य है। तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स आता है कि भारत के किस समूह ने जो है 2030 तक अपने हवाई अड्डे बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए $15 बिलियन यानी लगभग आपका 1.25 लाख करोड़ का निवेश करने की जो है ना योजना की घोषणा किया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अदानी समूह ने जो है ना भारतीय विमानन क्षेत्र में तेजी से बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए जो है अगले 5 से 6 वर्ष यानी 2030 तक में जो है ना $15 बिलियन के भारी निवेश की योजना जो आपका बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इस निवेश का जो मुख्य लक्ष्य है ना अपने हवाई अड्डों के वार्षिक यांत्रिक संभालने की क्षमता को बढ़ाकर जो है ये आपका 200 मिलियन करना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अदानी समूह ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए अदानी ग्रुप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि फुटबॉल में पेनल्टी किक आपका कब दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए फुटबॉल में पेनल्टी किक आपका तब दिया जाता है ना जब कोई डिफेंडिंग टीम यानी रक्षात्मक टीम का खिलाड़ी जो है ना अपने पेनल्टी क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा फाउल करता है जिसके लिए डायरेक्ट फ्री किक जो है आपका दिया जाता है। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि पेनल्टी क्षेत्र के अंदर फाउल या फिर हैंडबॉल होने पर जो है ना ये आपका पेनल्टी किक जो आपका दिया जाता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसके स्थान की बात कर ले तो ये फाउल या हैंडबॉल पेनल्टी बॉक्स यानी 18 यार्ड बॉक्स के अंदर जो है ना ये आपका होना चाहिए। और ऑफेंस की बात कर ले तो ये फाउल ऐसा होना चाहिए ना जो आमतौर पर जो है डायरेक्ट फ्री किक की जो है आपका योग्य हो, जैसे कि धक्का देना हो गया, मारना हो गया, गिराना या फिर जानबूझकर हाथ से गेंद को छूना, ये जो इसका ऑफेंस यानी अपराध जो है आपका माना जाता है। और गेंद को पेनल्टी स्पॉट यानी 12 गज की दूरी पर जो है आपका रखा जाता है और गोलकीपर के खिलाफ जो है सीधे शॉट लेने का मौका भी जो है इसमें आपका पेनल्टी किक में जो आपका मतलब कि मिलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL भारतीय न्यायपालिका में जो है ना आपका न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख उपकरण है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कानून के शासन को बनाए रखना और समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो है ये आपका न्याय को जो है आपका सुलभ बनाना भी है। यानी आपका PIL का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपके सामाजिक परिवर्तन और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना, इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है ना भारत के राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया को कितने श्रेणियों में आपका वर्गीकृत किया है आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत के राज्य क्षेत्र को जो है ये आपका 3 श्रेणियों में जो आपका बांटा गया है। तो ऑप्शन बी 3 श्रेणी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार जो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका जो है ना क्षेत्र के समावेश यानी समावेशन से आपका संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के तहत जो है जब कोई नया विदेशी यात्री जो है ना भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के निवासी को जो है ये आपका क्षेत्र समावेश के द्वारा जो है ना ये आपका स्वतः भारतीय नागरिकता जो है आपका मिल जाता है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण आपका कौन सा है, तो देखिए 1962 में पुडुचेरी का भारत में विलय जो है इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी समावेशन से संबंधित कौन सा तरीका क्षेत्र के समावेशन से आपका संबंधित है, तो क्षेत्र के समावेश द्वारा ये जो आपका तरीका है ना ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पश्चिम भारत में लू मुख्य रूप से किस ऋतु में चलती है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए पश्चिम भारत विशेषकर आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आपका जो लू है ना ये ग्रीष्म ऋतु में जो आपका चलता है। तो समर सीजन ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से जल संरक्षण की कौन सी प्रणाली जो है ना सर्वाधिक पानी की बचत करती है आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए जल संरक्षण की वह प्रणाली जो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पानी की बचत यानी लगभग आपका 90 to 95% जो आपका करता है उसे आपका ड्रिप इरिगेशन जो आपका कहा जाता है, यानी टपक सिंचाई जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी ड्रिप इरिगेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी जो है ना ये आपका तब होता है जब अर्थव्यवस्था में मूलभूत बदलाव जैसे कि तकनीकी परिवर्तन या फिर उद्योगों का बंद होना, इसके कारण उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच भी जो है ना ये आपका मिसमैच हो जाता है और ये जो आपका एक दीर्घकालिक समस्या भी माना जाता है। और संरचनात्मक बेरोजगारी के अगर मुख्य उदाहरण की बात कर ले तो एक आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी तकनीकी परिवर्तन है, जैसे कि आपका टाइपराइटर ऑपरेटरों को कंप्यूटर के आने से आपका बेरोजगार होना, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उद्योगों का बंद होना जैसे कि कोयला खदानें बंद होने से जो है खनिकों यानी माइनर्स का बेरोजगार होना, इसका भी एक आपका प्रमुख उदाहरण है। स्किल मिसमैच यानी कौशल में बेमेल, जैसे कि कुशल आईटी पेशेवर की मांग है लेकिन पुराने श्रमिकों के पास केवल आपका मैनुअल कौशल है, तो ये भी आपका मतलब कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का उदाहरण है। आउटसोर्सिंग रिलोकेशन यानी आउटसोर्सिंग स्थानांतरण भी आपका माना जाता है, जैसे कि किसी कंपनी का अपना उत्पादन देश से बाहर शिफ्ट कर देना, ये भी आपका कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी का जो है ना प्रमुख उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो एक विकल्प में आपका दिया गया था कि टाइपराइटर ऑपरेटर जो अब कंप्यूटर आधारित नौकरियों के लिए अयोग्य है, ये जो आपका संरचनात्मक बेरोजगारी का जो है ना सबसे अच्छा उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन, यानी वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा बहुआयामी प्रक्रिया है ना जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियों और समाजों के बीच जो है परस्पर जुड़ाव और निर्भरता जो है आपका बढ़ती है। यानी सरल शब्दों में अगर कहें तो ये आपका दुनिया का एक ग्लोबल विलेज में बदलने की प्रक्रिया है, जहाँ वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक और विचारों का निर्बाध भी जो ये आपका प्रवाह होता है। यानी वैश्वीकरण का जो मुख्य अर्थ है ना ये विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में कौन सा प्रमुख सुधार ब्याज दरों को जो है ना बाजार आधारित बनाने के लिए जो आपका किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 के आर्थिक संकट के बाद जो है ना नरसिंहम समिति की सिफारिश के आधार पर जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार जो आपके किए गए थे, जिसमें मुख्य सुधारों में जो है आपके ब्याज दरों का उदारीकरण, निजी और विदेशी बैंकों का प्रवेश, एनपीए प्रबंधन के लिए कड़े नियम, इसके अलावा बेसल मानदंड और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ये जो आपका शामिल था। और इन सुधारों का उद्देश्य जो है
बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धा कुशल और पारदर्शी भी जो आपका बनाना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में कौन सा प्रमुख सुधार ब्याज दरों को बाजार आधारित बनाने के लिए जो आपका किया गया था, तो ये आपका ब्याज दरों का उदारीकरण जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए 2025 में भारत और फ्रांस के मध्य जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा समझौता या फिर घोषणा नहीं किया गया था, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दें कि फरवरी 2025 में दोनों देशों ने जो है ना विशेष रूप से जो है आपका रक्षा, अंतरिक्ष और एआई, हेल्थ केयर और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो है ना टोटल आपके 21 समझौते यानी आशय पत्र पर जो आपका हस्ताक्षर किए हैं। और इस दौरान भारत फ्रांस एआई घोषणा और आपका नवाचार वर्ष 2026 की घोषणा भी जो आपका किया गया है। और यद्यपि दोनों देश जो है डिजिटल और रक्षा तकनीक में आपके सहयोग कर रहे हैं, लेकिन साइबर समझौता 2025 की प्रमुख समझौते की आधिकारिक सूची जो है ना इसमें आपका शामिल नहीं किया गया था। तो एक ऑप्शन में आपका साइबर सुरक्षा समझौता आपका दिया गया था, जो कि आपका भारत और फ्रांस के मध्य जो है आपका 2025 में इसका कोई भी समझौता का घोषणा जो आपका नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी साइबर सुरक्षा समझौता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि हंगुल का संबंध मुख्य रूप से किससे, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये हंगुल का जो संबंध है ना ये आपका कश्मीरी हिरन से है, जिसे आपका कश्मीरी स्टैग के नाम से भी आपका जाना जाता है। और ये आपका हिरन की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है, जो मुख्य रूप से आपका कश्मीर घाटी में जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका कश्मीरी हिरन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी कश्मीरी स्टैग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कर्जन द्वारा पारित किस अधिनियम ने जो है भारतीय विश्वविद्यालयों पर जो है ना सरकारी नियंत्रण को कड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रव्यापी विरोध भी हुआ था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये कर्जन के शासन काल में 1904 का जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है ना ये जो आपका प्रमुख अधिनियम रहा था, जिसके कारण राष्ट्रव्यापी आंदोलन और विशेषकर शैक्षणिक और राष्ट्रवादी विरोध भी जो है ना ये आपका देखने को मिला था। तो 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, कि आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है जो आपका 4 फरवरी 2022 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था ना इसके कारण असहयोग आंदोलन को जो आपका वापस ले लिया गया था। तो ऑप्शन बी चौरा चौरी कांड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, हाल ही में JNCASR के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित नई सुपरफास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी की चार्जिंग समय विशेषता क्या, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए हाल ही में जवाहर नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यानी JNCASR बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है विकसित नई सुपरफास्टिंग चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी की मुख्य चार्जिंग समय विशेषता जो है ना ये मात्र आपका जो है 6 मिनट में 80% तक जो है आपका चार्ज जो है आपका करता है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये करंट से प्रश्न आपका पूछा गया, तो आगे के शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका साइकिल लाइफ यानी जीवन काल कितना है। तो देखिए ये जो बैटरी है ना ये आपका 3000 से अधिक चार्ज डिस्चार्ज चक्रों तक जो है आपका चलता है। और किस तकनीक के द्वारा आपका उपयोग किया गया है, तो देखिए इसमें आपका जो है ना नेसिकॉन प्रकार सोडियम सुपर आयोनिक कंडक्टर की जो है कैथोड और एनोड सामग्री के साथ जो है ना नैनो तकनीक का उपयोग जो आपका किया गया है। और सामग्री की बात कर ले तो इसमें आपका एनोड के रूप में आपका Na1.0, B0.25, Al0.25, इसके अलावा ये सारे यौगिकों का उपयोग जो आपका किया गया है, जो कि आपका नैनो स्केल कार्बन कोटिंग और एल्यूमिनियम डोपिंग से जो आपका बना हुआ है। और लाभ की बात कर लेते हैं